Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो गाइज अगेन वी आर बैक विद द न्यू सीरीज ऑफ दिस चैप्टर क्लास 11th की दोस्तों एमसीक्यू सीरीज के बाद अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। मेरा नाम विजय है और आपका ई पाठशाला के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये चैप्टर न्यायपालिका है जिसे आप जुडिशरी बोलते हैं। चैप्टर 6 है और इंडियन एट द कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक का ये चैप्टर है। अब हम इस वीडियो के अंदर टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्योंकि पूरी तरीके से चैप्टर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोक अदालत इन सब से रिलेटेड है। सो दैट इज़ वाई हम आज बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में आपको बताना है। आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड चीज़ें क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट में कामकाज कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास राइट्स क्या होते हैं। हालांकि आपको एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के अंदर अकेला एक ही है और वो कहाँ पे सिचुएटेड है, दिल्ली के अंदर। सारे कोर्ट इससे नीचे ही होते हैं, हाई कोर्ट, जुडिशरी कोर्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, लोक अदालत, सब इनसे छोटे होते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का पहला क्वेश्चन हमने उठाया। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक ही मुख्य न्यायाधीश होता है, जो अभी अरविंद सिंह बोबडे करके उनका नाम है, और उसके अलावा 25 और अन्य न्यायाधीश होते हैं। और जब मुख्य न्यायाधीश रिटायरमेंट हो जाएगा तो 25 और जो न्यायाधीश बचते हैं उनमें से ही एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको न्यायाधीश बनाया जाता है, जैसे आप न्यायमूर्ति बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो प्रेसिडेंट मतलब जो हेड होता है, जज होता है, वो हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चुना जाता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति से मैं बोल सकता हूँ, अगर राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करता है न्यायाधीश की, तो ऐसे में न्यायाधीश कहीं ना कहीं उनकी मदद भी कर सकता है। अब यहाँ पर वो कॉन्स्टिट्यूशनली मदद होगी उनकी एडवाइस के लिए। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी जज अपॉइंट होता है, तो आप देखते हैं उस न्यायाधीश को 65 ईयर्स की आयु तक उस पोस्ट पे बने रहना होता है, या वो 5 साल तक रहता है। सबसे पहला भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 के टाइम पे अपॉइंट किया गया था। क्योंकि ये 4 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन था, सो दैट इज़ वाई हमने इसको इतना ही रखा है। 6 मार्क्स का होता तो आप 2 पॉइंट और लिख सकते थे। ऐसे ही अगर आपको हमारे चैनल पे नए आंसर्स, क्वेश्चन आंसर चाहिए और नई चीज़ें चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको नई चीज़ें मिलती रहे। तो अब क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड की बात करें हम लोग, तो सेकंड में आपसे पूछा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, अगर उसे अपॉइंट कर लिया जाता है, इन केस अगर वो उसे रिमूव करना हो। हालांकि हमने अभी तक अपने भारत के इतिहास में ऐसा देखा नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर हमें उनकी पोस्ट से हटाना है तो किस तरीके से हटाया जा सकता है। तो नंबर 1 आपको पता है कि उसके लिए इम्पीचमेंट करना पड़ेगा। इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाअभियोग। महाअभियोग एक ऐसा तरीका है जिससे वहाँ के भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सबसे बड़े पद अधिकारी को हटाया जा सकता है। इसके हटाने के प्रोसेस के बारे में आर्टिकल नंबर 124(4) में कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से मेंशन किया हुआ है। इसका तरीका यही होता है कि इसे इनिशिएट करने के लिए, इम्पीचमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले 100 लोकसभा के मेंबर चाहिए और 50 राज्यसभा के मेंबर चाहिए, जो एक तरीके का मैं कह सकता हूँ कि प्रस्ताव पारित करेंगे। अब यहाँ पे अगर जज को हटाना है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो उसको सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशन के थ्रू हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्लियामेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है। यानी कि राज्यसभा के मेंबर और लोकसभा के मेंबर के द्वारा ही हटाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई खुन्नस निकाल रहा है सुप्रीम कोर्ट के हेड से और उसको हटा देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस तरीके से आपको ये फोकस करना पड़ेगा कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसको हटाने का तरीका बहुत मुश्किल है। कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन उनको हटाने का कारण बस यही होता है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली काम नहीं कर रहे हैं तो।
अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद थर्ड की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र होता क्या है। देखो सर्वोच्च न्यायालय के ना बहुत अधिकार क्षेत्र होते हैं, लेकिन उनकी अपनी खुद की ओरिजिनल जुडिडिक्शन होती है जिसके अंडर में सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही काम करेगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता अगर वो उनकी ओरिजिनल जुडिडिक्शन में आता है। तो अगर उनकी ओरिजिनल जुडिडिक्शन है तो वो क्या है, वो हमें जाननी है। सबसे पहले आपको देखना होगा कि मूल अधिकार क्षेत्र के अलावा उनके पास अपीलेट और साथ में एडवाइजरी जुडिडिक्शन होती है। लेकिन अगर आप इन एक्सक्लूसिव देखेंगे ओरिजिनल जुडिडिक्शन के अंदर, तो उसका मेन काम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। अगर इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट पैदा हो रहा है ना, तो उसको सॉल्व कौन करेगा, उसको सॉल्व करेगा सुप्रीम कोर्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए राम मंदिर की बात कर ले। अब राम मंदिर में कहाँ पे कितने हिस्से में राम मंदिर बनना है, कितने हिस्से में मस्जिद बनना है, वो तय करना था 1992 से पहले ही। लेकिन आपने नोटिस करा होगा इसमें हाई कोर्ट ने कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं दिया होगा, क्योंकि ये किसकी जुडिडिक्शन में आता है, सुप्रीम कोर्ट की जुडिडिक्शन में आता है। अब इसके अधिकार क्षेत्र को मूल अधिकार क्षेत्र बोलते हैं और 131 धारा के अंतर्गत यानी कि अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। सर्वोच्च न्यायालय सभी अदालतों को बहिष्कार कर सकता है इस मामले से दूर रहने के लिए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद फोर्थ की बात कर लेते हैं कि किन राज्यों के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर, देखिए पूरे 28 राज्य हैं हमारे एट प्रेजेंट टाइम। इन 28 राज्यों में से जो हाई कोर्ट है उनकी संख्या बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं कि 28 राज्य हैं तो 28 ही हाई कोर्ट होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक रैंडमली आंकड़ा ले लेता हूँ कि हर राज्यों के अंदर हाई कोर्ट सबसे बड़ा हाई कोर्ट होता है, इन सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। ओके, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा होता है। लेकिन हाई कोर्ट अगर किसी भी राज्य के अंदर है तो क्या वो एक समान होते हैं, मतलब उनका कॉम्पोजिशन कैसा होता है, दैट मीन्स उनकी संरचना कैसे होती है। तो भाई सिंपल सी बात है, हाई कोर्ट के अंदर यानी कि उच्च न्यायालय के अंदर जो न्यायाधीशों की संख्या होती है वो निर्धारित नहीं होती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर अलग है, पटना हाई कोर्ट के अंदर अलग है, जैसलमेर हाई कोर्ट के अंदर अलग है, सब जगह अलग अलग होता है, वेरी करता है, डिपेंड करता है वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है। दूसरा, उसकी संरचना की बात करें तो उसमें हर उच्च न्यायालय के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश होता है और वो न्यायाधीश जो होता है यानी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायमूर्ति होता है उसे ही राष्ट्रपति चुनता है, ऐसी मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के उसको भी राष्ट्रपति ही चुनता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को क्या कहते हैं, बुलाना पड़ता है और उसके साथ साथ वहाँ पे स्टेट का राज्यपाल होता है जिसे आप गवर्नर बोलते हैं, उसको एडवाइस देनी पड़ती है राष्ट्रपति को कि क्या इसको अपॉइंट करना चाहिए या नहीं। जबकि जो अन्य सदस्य की जो नियुक्ति होती है वो सिर्फ राज्य का राज्यपाल कर देता है। सिर्फ उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके लिए हमें राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे वेरिएशन बस यही है कि न्यायाधीशों की संख्या फिक्स नहीं होती है। इस पर मैंने एमसीक्यू की एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि कौन से स्टेट के अंदर कितने सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे उच्च न्यायालय के अंदर हाई कोर्टों की संख्या, हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी संख्या मैक्सिमम कौन से स्टेट के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, लोक अदालत। लोक अदालत आप सभी ने बहुत बार सुना होगा, उसका मेन मकसद क्या होता है, तो लोक अदालत का मेन मकसद होता है चर्चा, मेन होता है डिस्प्यूट को सॉल्व करना ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन। लोक अदालत के अंदर समय और पैसा कम लगता है और इंसाफ जल्दी मिल जाता है। इसके थ्रू न्याय लोगों को देरी से जो होता है, कहने का मतलब जल्द से जल्द इसके अंदर पॉसिबल होता है चीज़ों को क्लियरेंस करने का। 1985 के अंदर पहली बार लोक दल अदालत बैठी थी जिसने 150 मामलों को सॉल्व किया था एक बारी में। तो इस हिसाब से देखा जा सकता है कि लोक अदालत हमारे लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के चक्कर नहीं काट सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जनहित याचिका। भाई जनहित याचिका PIL शॉर्ट फॉर्म में से बोलते हैं।
PIL का मतलब ये हो गया जनहित याचिका। कहने का मतलब एक ऐसी याचिका जो जनहित में जारी है, और इसको स्पष्ट करना है। देखिए, जनहित याचिका जैसे आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, वो पूरी तरीके से न्यायाधीशों के द्वारा इस चीज़ की शुरुआत करी गई थी। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो कमज़ोर वर्ग होते हैं, बंधुआ मजदूर होते हैं, महिला, बच्चे, इन सभी को इम्पोर्टेंस देता है जनहित याचिका। जनहित याचिका के थ्रू आप PIL के थ्रू कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवा सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। PIL हैज़ बीन यूज्ड टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम अंडर ट्रायल प्रिजनर इन जेल, एक्विजम ऑफ साइकिल, रिक्शाज बाय लाइसेंस रिक्शाज पुलर, पोल्यूशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मतलब PIL के अंदर ये सारे केसेस जो हैं वो आते हैं, और यहाँ पे जनहित याचिका के तहत उनको बहुत अच्छी तरीके से बहुत जल्दी इंसाफ मिल जाता है। और इसमें ये भी पता चल जाता है कि कौन से केसेस किसके अंडर में चल रहे हैं वगैरह वगैरह। हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। इस चैप्टर का अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत बार पेपर के अंदर क्वेश्चन आया है, और जिसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलता हूँ उसे तो आप ज़रूर लिख लीजिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपना लाइक डिसलाइक ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको बताना है कि जो लोकतंत्र है उसके अंदर न्यायपालिका की इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप देख सकते हैं न्यायपालिका का मेन काम होता है कानून का शासन करना, उसकी रक्षा करना और कानून को सर्वोच्च रखना। इसमें व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना, कानून के अनुसार विवादों को निपटाना, है ना, डिस्प्यूटेड को निपटाना, और इवन ये भी बताना कि लॉ के अकॉर्डिंग जो लेजिस्लेचर होता है अगर कोई भी असंवैधानिक काम करता है तो उसको कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। तो ये काम इम्पॉर्टेंट है जुडिशरी का। तो ये आप देख सकते हैं 4 के 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जैसे आप सबसे बड़ा न्याय का मंदिर बोलते हैं, उसके पास एक पावर होती है जिसे आप न्यायिक समीक्षा बोलते हैं, जिसे आप जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। जुडिशियल रिव्यू होता किस लिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आर्टिकल नंबर 32 के 2 सेक्शन में बताया हुआ है कि अगर मौलिक अधिकार में कुछ भी परिवर्तन किया जा रहा है कानूनी या अकानूनी तरीके से, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू दिखाता है। यहाँ पे मेन मकसद यही होता है कि 24 आर्टिकल में ये बताया गया है कि राज्य की जो विधायिका होती है उनके पास कानून बनाने का अधिकार तो होता है, लेकिन उस कानून को रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एग्जाम्पल मान लीजिए कि लोकसभा के अंदर कोई बिल पास होता है और राज्यसभा के अंदर कोई बिल पास होता है, और वो बाद में जाके एक एक्ट बन जाता है। एक्ट ये बन गया कि अब आधार कार्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है ना। अब आधार कार्ड अगर इंपॉर्टेंट हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट अब ये देखती है कि अगर जो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा कोई भी, मैं कह सकता हूँ, एक्ट बनाया गया है और उसके थ्रू लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि उसमें न्यायपालिका अपनी इंटरफेरेंस दिखाती है, और इसे ही जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। यानी कि अनुच्छेद 246 के तहत किसी भी राज्य के विधायिका के पास राज्य सूची में राज्य सूची, किसी भी स्टेट के पास स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग कानून बनाने का विशेष अधिकार होता है। ऐसे ही आर्टिकल नंबर 254 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो राज्य की विधानसभा के अंदर जो कानून बनाए गए हैं अगर वो इनकॉन्स्टिट्यूशनली है, मतलब वो असंगत है, अन्याय संगत है, तो सिंपल सी बात है कि वो उसे मना कर सकता है। इसे जुडिशियल रिव्यू कहा गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। उन कारकों को उल्लेख करें जो भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्राप्त करती है। देखो, भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है जब भी वो इंसाफ दे सकती है। तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो जुडिशरी को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस बनाती है? तो नंबर 1, न्यायपालिका ना तो कार्यपालिका और ना ही विधायिका के अंडर में आती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है और हटाया भी राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालय के जो भी व्यक्ति अपॉइंट होते हैं वो पूरी तरीके से उनका एक समय पूरी तरीके से निश्चित होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसलिए वो घूस नहीं लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन सबसे ज़्यादा होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा न्यायाधीश जो है पूरी तरीके से रेसिडेंशियल अकोमोडेशन मिलता है, उन्हें मेडिकल अलाउंस मिलता है और चीज़ें भी मिलती है। इसके लिए वो कभी भी मैं कह सकता हूँ घपला या धांधलेबाजी या चोरी चकारी नहीं करेंगे, या मैं कहता हूँ पैसे नहीं मांग सकते वो लोग।
है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये इंश्योर किया जा सकता है कि वो जुडिशरी इंडिपेंडेंस रहेगी। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट, व्हाट इज़ द पावर ऑफ हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सारी जुडिडिक्शन अलग होती है। ओरिजिनल जुडिडिक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हाई कोर्ट की पावर ये होती है कि मूल अधिकार से रिलेटेड वो थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस दिखा सकते हैं। अपील जुडिडिक्शन के अंदर अपने राज्यों के सिविल मामलों के अंदर इंटरफेरेंस कर सकते हैं और वहाँ पे आपराधिक मामलों में भी। हाई कोर्ट पूरी तरीके से कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में माना जाता है कि पूरे स्टेट में जितने भी मैं कह सकता हूँ केस रजिस्टर्ड हुए हैं उन सब का हाई कोर्ट के पास पावर होता है कि वो देख सकता है। हाई कोर्ट भी न्यायिक समीक्षा कर सकता है, जैसे आप जुडियल रिव्यू बोलते हैं, वो स्टेट के लेवल पे ही है। हाई कोर्ट के पास पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं जल्द ही वीडियो के दूसरे हिस्से में। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।